जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि कनाडा ने हमें टूरिस्ट वीज़ा दे दिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आ चुका है। आपको पता होगा कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा दोस्तों जो आता है वो आपको मल्टीपल एंट्री के साथ आता है और उसकी वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों आपके पासपोर्ट की जो भी एक्सपायरी डेट होती है, आपको पता होगा हमारा पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपका पासपोर्ट नया नया बना है तो आपको 10 साल तक का भी टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। अदरवाइज जितनी भी वैलिडिटी होगी, दोस्तों हमारा पासपोर्ट 2016 में बना था, 2016 से लेकर के 2026 तक हमारा पासपोर्ट वैलिड है। हमने 2023 में अप्लाई किया था, तो 23 से लेकर के 26 तक यानी 3 साल के लिए हमारा जो ये वीज़ा है लगा है। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। दोस्तों हम कनाडा एम्बेसी को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि ये जेन्युइन ट्रैवलर है और इसे टूरिस्ट वीज़ा दे दिया जाए। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कनाडा ने हमें टूरिस्ट वीज़ा कैसे दिया था, कितना टाइम लगा था, क्या इसमें खर्चा लगता है दोस्तों, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और उन डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों की हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। और आपको भी किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो दोस्तों तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो खर्चा, इस आपको अगर कनाडा का ट्रैवल वीज़ा लेना है तो आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोग आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए लेने को भी तैयार होते हैं और देने को भी तैयार होते हैं कि हमें कनाडा का ट्रैवल वीज़ा लग जाए। लेकिन आप जो एक्चुअल में ट्रैवल वीज़ा की फ़ीस है दोस्तों वो जानकर हैरान हो जाएंगे। इसके अंदर जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा दोस्तों उसकी फ़ीस 6,000 रुपये इंडियन की है, मतलब 100 कैनेडियन डॉलर दोस्तों इसकी फ़ीस है। लेकिन आपको पता होगा इसके साथ में आपको बायोमेट्रिक और करवानी पड़ती है। जब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको एक बार बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है दोस्तों। वो VFS होता है, इनका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको करवानी पड़ेगी। उसकी फ़ीस है 85 कैनेडियन डॉलर, मतलब वो लगभग आपके 5100 रुपये हो जाते हैं। 5100 रुपये बायोमेट्रिक की फ़ीस और 6,000 रुपये दोस्तों इसकी कनाडा की एप्लीकेशन की फ़ीस होती है। तो 6 और 5 11,100 रुपये की मात्र और मात्र फीस लगती है और आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों इस कनाडा का वीज़ा लेने के लिए लोग 10-10 लाख रुपए देने को तैयार बैठे हैं, जिसकी एक्चुअल में फ़ीस कितनी है 11,100 रुपये। ये थोड़ी सी कैनेडियन डॉलर के ऊपर डिपेंड करती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। 11 से 12,000 रुपये की ही सिर्फ और सिर्फ फीस है। बाकी फीस जो लगती है दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट की लगती है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको पता होगा एम्बेसी के अंदर आप खुद नहीं जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे जा रहा है। तो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट, बढ़िया डॉक्यूमेंट, हैवी डॉक्यूमेंट होंगे दोस्तों उतना ही वीज़ा के सक्सेस की रेट आपकी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने दोस्तों आपको खर्चा बता दिया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं टाइम लिमिट की। दोस्तों टाइम लिमिट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कनाडा के अंदर आपको पता होगा एम्बेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। स्टडी का वीज़ा, सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, काफ़ी सारे वीज़े लगाए जाते हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारा का सारा निर्भर करता है, डिपेंड करता है। हमने दोस्तों ये जो वीज़ा है 16 नवंबर 2023 को लगाया था और इसकी आपको पता होगा बायोमेट्रिक आपको करवानी पड़ती है दोस्तों। 2-4 दिन में आप अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। हालांकि हमारे वाले केस में हमने 1 साल पहले ही बायोमेट्रिक करवा रखी थी। तो उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, बायोमेट्रिक हमें वापस से नहीं करवानी पड़ी। 16 नवंबर को हमारी फाइल सबमिट हुई और उसी दिन ही ट्रांसमिट हो गई। तो 16 नवंबर के बाद में 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हमें लग गया था। 21 दिसंबर 2023 को दोस्तों, तो 16 नवंबर को ये वीज़ा लगाया था और 21 दिसंबर पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है लेटर आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, अब आप हमें ये हमारा पासपोर्ट एम्बेसी के अंदर भेजिए। ये आपको कैसे भेजना पड़ेगा दोस्तों, VFS के थ्रू भेजना पड़ेगा। और आपको पता होगा VFS इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 16 तारीख को वीज़ा लगाया था और अगले महीने की 21 तारीख को हमारा PPR रिक्वेस्ट आई थी। तो लगभग 1 महीना और 4-5 दिन लग गए थे। लेकिन दोस्तों हमारे एक क्लाइंट का केस मैं आपको बताना चाहूँगा जिन्होंने 12 दिसंबर को वीज़ा लगाया था और 18 दिसंबर को उनकी PPR आ गई थी, मतलब 6 ही दिन में उनका वीज़ा आ गया था। तो इस तरह से डिपेंड करता है। ओवरऑल दोस्तों जब
आपके बाद में 2-3 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है पासपोर्ट सबमिशन की, या तो आप वहाँ पे खुद पासपोर्ट जमा करवाने जाएंगे वीज़ा आने के बाद में, या आपको क्या करना पड़ेगा, कुरियर के थ्रू भी भेजना पड़ेगा। तो इन बिटवीन आपका टाइम भी लग जाता है, ये भी मैं आपको डिस्कस कर देना चाहूँगा, या इसके ऊपर सेपरेट के अंदर भी वीडियो बना दूंगा कि लगभग 7 से 10 दिन आपको तो पासपोर्ट के ऊपर जो आपका स्टिकर दोस्तों ये लग के आएगा उसके भी लग जाते हैं। तो लगभग वीज़ा अगर आपका आता है 1 महीने में, तो 10 से 15 दिन का टाइम आप और मान के चलिए कि इसको स्टैंप लगने में लग जाएंगे। तो ये टाइमलाइन दोस्तों मैंने बता दिया, जो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, किस तरह का वीज़ा है, किस तरह की सर्विसेज ली है, आप खुद जाना चाहते हैं वीएफएस में या आप कुरियर का ये उपयोग करना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि डॉक्यूमेंटेशन है। आपके डॉक्यूमेंट अगर सॉलिड होंगे, बढ़िया होंगे, वैलिड होंगे, तो आपके वीज़ा के चांसेस है दोस्तों बढ़ जाते हैं। तो आपके मेक श्योर दोस्तों आप खुद एम्बेसी में नहीं जा रहे हैं ऑफिसर के सामने, आपके डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, आप अपलोड करेंगे या जहाँ पे फिजिकली दे के आएंगे, तो वो आपके बेस्ट, बढ़िया, बहुत ही अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए दोस्तों, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, और इसके अंदर एक खाली पेज होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये खाली पेज है, ऐसा एक पेज होना चाहिए। आपको ये भी देख लेना है कि आपके सारे के सारा पेज, ये देखिए पासपोर्ट भरा तो नहीं हुआ है, अगर भरा हुआ है तो थोड़ी सी इशू आ सकता है। ये ट्रैवल हिस्ट्री है दोस्तों, ये देखिए मैटर करती है। अगर आपके पास कोई और वीज़े हैं तो ये ट्रैवल हिस्ट्री है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो अपना एक पासपोर्ट देना है। इस पासपोर्ट की दोस्तों एक फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो ओनली पासपोर्ट आपका स्कैन करना है, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी इनको नहीं देनी है, क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक करवाएंगे तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो ले ली जाएगी, और आपके इस वीज़े के ऊपर दोस्तों आपकी कोई भी फ़ोटो छप के नहीं आती। आप देखेंगे तो कोई भी फ़ोटो यहाँ पे नहीं है। और बाकी वीज़ों में बात करें दोस्तों, ये देखिए यूके का वीज़ा था, यहाँ पर भी फ़ोटो लग कर आई थी। जापान का वीज़ा है दोस्तों, यहाँ पर भी फ़ोटो लग कर आई थी। तो इन्हें फ़ोटो नहीं चाहिए होती है। अब दोस्तों आपकी लोकल आईडी, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे आपको जब आप अपनी कनाडा की एप्लीकेशन लगाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद में दोस्तों आपकी फैमिली, आपके मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, उन सभी के भी आपको पैन, आधार या जो भी आईडी आपके पास अवेलेबल हो जरूर लगानी है, ताकि वो आपसे रिलेशन देख सकें, आपस में ये देख सकें कि ये बंदे के पास में, यहाँ पे आपको पता होगा एम्बेसी को आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं वास्तव में घूमने जा रहा हूँ कनाडा के अंदर, और मैं वापस आऊँगा, मेरी यहाँ पे फैमिली रहती है। तो फैमिली के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, वो आपकी ट्रैवल आइटनरी। आइटनरी का मतलब होता है दोस्तों आप कितने दिन के लिए जाने वाले हैं कनाडा में, कौन सी जगह पर घूमने वाले हैं, क्या चीज़ देखने वाले हैं। ये ट्रैवल आइटनरी आपको जितने दिन की आप लगाएंगे दोस्तों, उतने ही दिन का वीज़ा आपको मांगना है। लेट्स सपोज आपने अगर 1 महीने के लिए वहाँ पे जाना है तो 30 दिन की आपको ट्रैवल आइटनरी लगानी है कि इस 30 दिनों के अंदर अंदर मैं यहाँ पे घूमने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, और मुझे इस 30 दिनों का वीज़ा दे दिया जाए। तो आप मांगना 30 दिनों का है, ये देंगे मल्टीपल आपको जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है, लेकिन आपको ट्रैवल आइटनरी बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी है। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कवर लेटर। कवर लेटर का मतलब ये होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपने सुना होगा, आपको अपने बारे में बताना है एम्बेसी को, इतने ही कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में दोस्तों अपनी सारी की सारी विशेषताएं बता देनी है। सबसे पहले एम्बेसी को एड्रेस करना है, आपका नाम डालना है, आपके पासपोर्ट की डिटेल, आप क्या काम करते हैं, कितने आपके पास फंड्स हैं, कहाँ आप घूमने वाले हैं, आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपके पास कोई और वीज़ा है, कहाँ कहाँ पर आप ऑलरेडी घूमे हुए हैं, मतलब आपकी सारी की सारी समरी आपको बना देनी है। दोस्तों कवर लेटर और आइटनरी आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका भी फॉर्मेट वगैरह आपको दे देंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोस्तों आता है, आप घूमने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे रहने कहाँ पे वाले हैं। रहने कहाँ पे वाले हैं मतलब अगर आप टूरिस्ट हैं, आपका वहाँ पे कोई भी रिश्तेदार, जानकार, दोस्त नहीं रहता है, तो आपको होटल की बुकिंग दिखानी पड़ती है। दोस्तों होटल की बुकिंग booking.com वगैरह बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से बिना 1 भी रुपये लगाए आपको वहाँ पे हो जाएगी, और उसकी अटैचमेंट आपको साथ में लगानी है। बाद में आप इस होटल को कैंसिल भी कर सकते हैं। दोस्तों होटल बुकिंग का मतलब है कि आप वहाँ पे आपका ठिकाना कहाँ रहेगा। दोस्तों अगर आपका कोई वहाँ पे फ्रेंड, रिलेटिव कोई भी रहता है जो कि आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देता है, उसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति मेरे पास घूमने आ रहा है, मेरा बर्थडे है, मेरी शादी है, या फलाना इवेंट है, या ये त्यौहार आ रहा है तो इसको मनाने आ रहा है, तो वो लेटर भी आप उन दोस्त से लिखवा सकते हैं। और चाहे आपका रिलेटिव है या नॉन रिलेटिव। दोस्तों मेरे केस में मैंने एक
अंकल हैं हमारे जो कि रिलेटिव नहीं है, मैं शर्मा हूँ और वो सिंह हैं, सरदार हैं, तो उनसे मैंने एक लेटर मंगवाया था कि ये व्यक्ति मेरे पास में दीपावली सेलिब्रेट करने आ रहा है, ये हमारा दोस्त है। तो वो भी काम कर जाता है दोस्तों। आपके रिलेटिव हों ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी क्या होता है, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी बढ़िया है। इसके बाद में दोस्तों फ़्लाइट आपको ज़रूर करवानी है, डमी फ़्लाइट जिसे बोलते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक कन्फर्म फ़्लाइट लगानी है, लेकिन एम्बेसी को आपको ये तो बताना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को इस एयरपोर्ट से जा रहा हूँ और मैं इस एयरपोर्ट से इस तारीख को वापस आ जाऊँगा। तो आप कन्फर्म टिकट ना करवाएं दोस्तों, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता है। आप डमी टिकट भी वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए आपकी फर्म के नाम का, नहीं है तो खुलवाएं, उसमें अच्छी अच्छी ट्रांजैक्शन कीजिए दोस्तों। इनकम टैक्स और जीएसटी की लिमिट का ध्यान दें, क्योंकि उसके ऊपर हमारा एक ऑलरेडी अनदर चैनल है सीए सुमित शर्मा के नाम से, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में या हमारे इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसके ऊपर भी आप देखिए, काफ़ी सारी अपडेट हम देते रहते हैं। तो बैंक की स्टेटमेंट आपको बहुत बढ़िया बनानी है दोस्तों। करंट अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन वहाँ पे ट्रांजैक्शन अच्छी होनी चाहिए। और सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कम से कम 5 लाख रुपए दोस्तों आपके पास होना चाहिए। आपको पता होगा 1 लाख रुपए आने का, 1 लाख रुपए जाने का, और रहेंगे खर्चा करेंगे तो 1-2 लाख रुपए तो लग ही जाता है। तो 4-5 लाख रुपए का तो खर्चा हो रहा है, तो आपके पास इससे तो 1-2 लाख रुपए फालतू होने चाहिए। तो कम से कम 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, और वो जेन्युइन होने चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन पहले करवा लिए, उससे पहले आपके 25 रुपए पड़े थे, 1000 रुपए पड़े थे, ऐसा नहीं होगा। तो इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। फॉर एग्जांपल 3 महीने 6 महीने पहले आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा था, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से आपका जो बैलेंस है सेविंग अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए। और दोस्तों आपको बैलेंस सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। कई बार आपके 40 पेज की स्टेटमेंट है, तो एम्बेसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी सारी स्टेटमेंट देखें, तो आपको 1 पेज का बैलेंस सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लगा देना है। इसके बाद में दोस्तों वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप ऑनलाइन अपनी वीज़ा को अप्लाई करेंगे तो उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। आपका नाम डिटेल, पासपोर्ट की डिटेल, आपके पास कोई केस कचहरी तो नहीं है, आप पहले किसी देश में घूमे या नहीं घूमे हैं। तो दोस्तों पहले किसी देश में घूमे या नहीं घूमे हैं, ये होता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो माने या ना माने, आपके पासपोर्ट, आपके वीज़ा के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आप सीधा ही कनाडा में घूमना जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डाउट क्लियर करता है, विदाउट एनी रीज़न आप क्यों जा रहे हैं। इससे पहले आपके अगर छोटी किसी कंट्री में घूमे हैं, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज है दोस्तों, सिंगापुर, दुबई, अगर आप इन कंट्री में पहले गए हो, आपका पासपोर्ट थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो ये आपके चांसेस बढ़ा देता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपके फ्रेश पासपोर्ट में आपका कनाडा का वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो इससे आपका प्लस पॉइंट पड़ जाता है। दोस्तों अगर आपकी कोई पहले से कोई रिजेक्शन आई थी, आपने पहले भी कनाडा का वीज़ा लगाया था लेकिन आपका वो रिजेक्ट हो गया है, तो आप अपने कवर लेटर में उस रिजेक्शन का, एप्लीकेशन का नंबर, फाइल नंबर वगैरह जरूर डालें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कनाडा के पास में आपकी सारी डिटेल सेव हो जाती है। जो आपने प्रोफाइल अपनी पिछली बार बताई थी, जो भी बिजनेस बताया था, या तो वो सेम दिखाएं, अगर उससे चेंज करके दिखा रहे हैं तो उन्हें बताएं कि सर पहले किसी और से मैंने किसी कंसल्टेंट ने गलत गाइड कर दिया है, जो भी किया था। तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ऐसा ना लगे एम्बेसी को कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पहले दी थी या अब गलत दे रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट आपका आ जाता है ITR, यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपकी, जितनी बड़ी ITR होगी, उतना ही आपका वीज़ा के सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। आपको पता होगा ITR के अंदर 5 तरह की इनकम होती है: सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ITR, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, CA से वेरीफाई कराएं। जितने बढ़िया डॉक्यूमेंट होंगे उतना ही प्लस पॉइंट है। 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपये अगर आपकी इनकम होती है दोस्तों, आप 4,90,000 रुपये इनकम दिखाते हैं, एम्बेसी को भी पता है 5 लाख रुपए तक माफ है, ये बंदा कोई भी टैक्स नहीं भर रहा है। तो ITR आपकी बढ़िया, वैलिड, सॉलिड होगी, तो उसके अंदर आपका प्लस पॉइंट है। बिजनेस के डॉक्यूमेंट दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके पास GST नंबर होगा, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, कोई भी लोकल रजिस्ट्रेशन होगा, कोई ट्रेडमार्क दोस्तों, कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस, किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, तो वो आपको लगा देना है। किसी भी आपसे किसी कंपनी से कोई एग्रीमेंट है, आपकी कोई कमिटमेंट है, एम्बेसी को तो ये बताना है कि मैं वापस आऊँगा, मेरे यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, एग्रीमेंट है, टाई अप है मेरा। तो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे दोस्तों, उतना ही प्लस पॉइंट आपके लिए होने वाला है। दोस्तों अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसके भी डॉक्यूमेंट, उसकी भी पॉलिसी जरूर लगाएं साथ में, ताकि ये लगे कि ये बंदा इतने वर्थ का है।
ट्रैवल इंश्योरेंस दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आप उसे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट। एजुकेशन डॉक्यूमेंट और ट्रैवल का कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपको लगाने हैं आपकी 10th की, 12th की, आपकी BCom, MCom, ग्रेजुएशन, दोस्तों जो भी आपने डिग्री की है उन सभी की डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं, ताकि कनाडा एम्बेसी को लगे ये पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छा बंदा है, घूमने के लायक बंदा है या नहीं। हमने तो दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट लगाए थे। अब दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। आप टूरिस्ट हैं, घूमने जा रहे हैं और वहीं पर सेटल हो गए तो एम्बेसी को ये प्रूफ देना पड़ता है कि मैं वापस आऊँगा, मेरा यहाँ पे बिजनेस है, मेरी यहाँ पे इनकम है और मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ का दोस्तों आपको पता होगा, एक आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है। कुछ लोग तो वो बनवाते हैं, लेकिन कुछ लोग CA रिपोर्ट, जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट होता है, सिर्फ वही लगाते हैं। मैंने सिर्फ CA रिपोर्ट लगाई थी और उससे ही हमारा वीज़ा आ गया था। जितनी भी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बैंक कैश, गोल्ड, बैंक ज्वेलरी, कुछ भी चीज़ है दोस्तों, उसके अंदर आप डालिए और उसकी वैल्यू निकालिए, ताकि एम्बेसी को लगे इस व्यक्ति के पास में इतनी प्रॉपर्टी है, इतना सामान है, ये वापस जरूर आएगा। अब दोस्तों अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आपके पास में इतनी एक्स्ट्रा लिमिट है। वैसे तो ये डिसएडवांटेज है, नुकसान है, लोन है, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए पड़े और 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, तो एम्बेसी को हम ये बता सकते हैं कि 10 लाख रुपए हम खर्चा कर सकते हैं, इतना ही हमारे पास में लिमिट है। अब दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री की मैंने बात कर ली थी। आपके पास में कोई भी वैलिड वीज़ा है, अगर आपने किसी कंट्री में पहले से घूमे हुए हो तो उसका स्टिकर या कोई एंट्री और एग्जिट की जो भी मोहर लगी होगी उसको स्कैन करें, या आपके पास कोई ई वीज़ा है जैसे कि न्यूजीलैंड का वीज़ा या किसी भी ऐसी कंट्री का वीज़ा जो पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगा है और आप अभी तक वहाँ पे गए भी नहीं हो, तो उसको भी आप साथ में जरूर लगाएं। कोविड का सर्टिफिकेट दोस्तों आप जरूर लगाएं। कोविड का सर्टिफिकेट के 3 डोज लगी है तो प्लस पॉइंट है। अभी फिर से माहौल बन रहा है कि कोविड आ गया, तो गवर्नमेंट थोड़ा सेफ और सिक्योर होकर चलना चाहती है कि जेन्युइन बंदा ही हमारे पास में घूमने आए। तो इस तरह से दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे उतना ही प्लस पॉइंट है, उतने ही आपके वीज़ा के सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब आपको वीज़ा लगाने के बाद में आपके मेल पर अपडेट देते रहते हैं, ये आप अपने पोर्टल पर भी देख सकते हैं। GC अकाउंट होता है दोस्तों, वहाँ पे अगर आपका PPR आ गया, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है दोस्तों, तो VFS की साइट पर जाएंगे, वहाँ पे अपनी पासपोर्ट को सबमिट करने की रिक्वेस्ट है, या तो आप खुद जा करके या कुरियर के थ्रू सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में हफ्ता से 10 दिन लगेगा और आपका पासपोर्ट है जो स्टिकर लग करके आ जाएगा। बड़ी खुशी होती है जब किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्रूव होता है, सक्सेस होते हो। तो और भी किसी तरह का डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप कमेंट करें, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं आपका भी कनाडा का वीज़ा जल्द से जल्द आ जाए। हमारे लायक कोई सेवा हो तो ज़रूर दोस्तों याद कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।